टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं 10th क्लास का जो मनोहर रेखा बुक है उसका हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये परमेय संख्याएं और ये अपरमेय संख्याएं, इन दोनों के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्याएं क्या होंगी? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो परमेय संख्याएं जैसे 1/2, 1/3 एनी, जिन्हें P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अपरमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो टोटल समूह हुआ उसे क्या कहेंगे? हम रियल नंबर्स कहेंगे। तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि हम पहली छोटी कक्षाओं में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे केवल एक जनरल व्यू लेंगे बस। तो परमेय संख्याओं को अगर देखा जाए तो P/Q के रूप में किन्हें किन्हें लिखा जा सकता है? अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्याएं क्या बोला? गिनती, जिन्हें हम गिने। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से हम काउंटिंग करते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से नहीं करते। तो 0 क्या है? काउंटिंग नंबर नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं में शामिल नहीं किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं और इनका अंत कोई होता नहीं है। तो 1 से शुरू करते हैं तो इन्हें भी तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? परमेय संख्या होंगी। इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर, जो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जो कहाँ से काउंटिंग होती है? काउंटिंग तो नहीं होती है, जो कहाँ से मानी जाती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 इसी तरह से डॉट डॉट। तो जो प्राकृतिक संख्याओं में काउंटिंग नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो 0 को भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी? परमेय संख्या। ये भी क्या होगी? परमेय संख्याएं। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। सभी परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। सभी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब ये सब कुछ क्या होता है? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब हम बात करेंगे और भी देख लें, जैसे इंटीजर हो गया। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिसमें क्या होता है? मतलब 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो उस टोटल को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक को भी देखो हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? परमेय संख्या। ठीक है। ये भी क्या हो गया? परमेय संख्या। ये भी क्या होता है? तो वास्तविक संख्याओं का कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक नए कंसेप्ट को, जो कि क्लास 10th की, जिससे सवाल होंगे। ये तो बस एक जनरल व्यू था, तो सवाल हम किससे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? इससे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। आपने बचपन में भाग देखे होंगे लगाना, तो उसी से कंसेप्ट ये निकला है, डिवीजन लेमा प्रमेयिका। वो क्या है? अगर मान लो भाग, यहाँ अगर मान लो 36 हैं, हमने 5 का भाग लगाया, तो 5 सत्ते 35, यहाँ कितना बचा? 1। तो ये जिससे हम भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं क्या? भाजक।
जिसमें भाग लगाया जाता है उसे बीच वाले क्या बोलते हैं, इसे भाज्य, और जो जितनी बार जाता है उसे क्या बोलते हैं, भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल। तो अगर हम एक जनरल में देखें तो भाजक मतलब इसका और इसका पहले और तीसरे वाले गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, उसमें शेषफल जोड़ देंगे एक, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 1 36। जो बीच वाला है वही तो मिल जाएगा। तो मेरा सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बेटा देखो वही तो बात है यहाँ पे कि 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35 और 1 36, तो मेरा भाज्य हो जाएगा कितना, 36। तो देखो यहाँ से कितना भाजक कितना है, 5, भागफल कितना है 7 और प्लस 1, तो कितना हो गया 35 और प्लस 1 मेरा 36 ही तो है भाज्य मेरा कितना है 36 है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो वही क्या बन जाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो कैसे बनेगी, बहुत ही आसान तरीका है। इधर देखो बेटा, हमने मान लिया कोई दो पूर्णांक हैं, माना कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a तथा v हैं तथा भागफल q, क्योंकि क्वोशेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो भागफल q तथा शेषफल r है। r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे वही चीज़ को। तो अगर मान लो ये है मेरा क्या, दो धन पूर्णांक हैं, तो इसे मैंने मान लिया a क्या है मेरा भाज्य है, और b क्या हो गया भाजक, q क्या हो गया यहाँ से क्वोशेंट मतलब भागफल, और r मेरा क्या हो गया रिमाइंडर r। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो वही चीज़ हो गई। और यहाँ पे एक चीज़, आर जो है हमेशा क्या होगा बी से छोटा, मतलब इससे छोटा होगा। अभी वही क्वेश्चन में जब हमने भाग लगाया था, यहाँ पे 36 थे, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 7 बार गया था, यहाँ पे 35, और यहाँ पे शेषफल कितना बचा था 1। अगर ये 1 यहाँ पर शेष ना बचा होता तो मेरा भाग पूरा लग जाता। मतलब कि आर की वैल्यू जो है ये जो है हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो भी भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो b की वैल्यू है वो हमेशा r से क्या होगी, जो r की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी b से छोटी होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से क्या होगी बड़ी या फिर उसके बराबर, ठीक है। बड़ी भी हो सकती है या फिर उससे बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगी छोटी होगी। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक इसी में थोड़ा और एक मॉडिफाई कर देंगे। अगर यहाँ पे बेटा r की वैल्यू 0 हो जाए, अगर r की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे 0 हो जाए, तो जो b की वैल्यू है वही मेरा क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। इसी को हम क्या कंसेप्ट दे देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को हम क्या नाम दे देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बस यहाँ से लेमा हटा दे रहे हम, लेमा हटा दे रहे और क्या कर दे रहे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होती है, यहाँ पे शेषफल मेरा कितना है, शेषफल कितना है r। इसी सवाल में
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, और आर लेस देन वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आर मेरी क्या हो जाए 0, तो जो मेरा बी है वही क्या हो जाएगा HCF। बस इसी कंसेप्ट को क्या कह देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब तक R 0 नहीं होगा तब तक B HCF नहीं होगा। वो हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें हम बहुत ही आसानी से एलोबरेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मनोहर रेखा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्या है बेटा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी से भी ये क्वेश्चन किस तरह से टैकल करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो कोई धन पूर्णांक मान लेंगे। यहाँ पे लिखो माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, और क्यू क्या है, कोई वो भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पे लिख दोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R इज लेस देन V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो R की वैल्यू है वो V से क्या होगी, छोटी, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A इक्वल टू V, B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, B बराबर है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2q प्लस R, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, B कितना है 2, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से छोटी और 0 से बड़ी। तो R की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, R की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 0 से बड़ी कितना 1 और 2 से छोटी तो क्या रख सकते हैं 0 या फिर 1। तो इसी में रखेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दो R बराबर 0 रखने पर। तो जब R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस 0। तो A बराबर कितना हो जाएगा 2q। तो 2q क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग पूरा लग जाए तो वो क्या होती है, सम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। तो पहली बात सिद्ध हो गई कि कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो हमारा क्या होगा 2q के रूप का हो गया सम पूर्णांक। दूसरा क्या है, r की वैल्यू एक बार 0 रखी तो ये आ गया, r की वैल्यू अब क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे लिख दो r बराबर 1 रखने पर। तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर रखेंगे ऊपर a बराबर 2q प्लस r की जगह कितना रख दिया 1। तो यहाँ से क्या आ गया a बराबर 2q प्लस 1। कोई चीज़ विषम संख्या कब होती है, जब उसमें 2 का पूरा भाग ना लगे। तो जब इस संख्या में 2 का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो दोनों हो गए, एक बार सम पूर्णांक आया और एक बार विषम पूर्णांक। तो दूसरी बात क्या, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोनों बात यहाँ पे सिद्ध हो गई। a बराबर 2q आया, मतलब कि
समपूर्णांक होता है 2q रूप में और यहाँ पे क्या होता है 2q प्लस 1 के रूप में। अतः नीचे लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। कह रहा दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना होगा, यहाँ पे b बराबर होगा 4, यहाँ पे भी देख 4 है तो b बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू वी, b की वैल्यू कितनी है 4q प्लस आर और r की वैल्यू कितनी होती है बेटा, r की वैल्यू होती है लेस देन v इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से कम। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं 4 से कम और 0 से चालू करेंगे तो 0, 1, 2 और 3, 4 से कम तक और 0 से बड़ी तो 0, 1, 2, 3। 0 से बड़ी या 0 भी ले सकते हैं तो 0 भी लेंगे, 1, 2 और 3। अब एक एक करके इसमें हम लगाएंगे। तो पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे। तो r की वैल्यू क्या लगाएंगे, r बराबर 0 रखने पर। तो जब 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस 0, मतलब कि a बराबर 4q। तो 4q जब इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा सम। हमें क्या चाहिए विषम पूर्णांक, तो ये तो है नहीं। अब लगाएंगे r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड नहीं लगेगा। ऐसे ही लगाएंगे r इक्वल टू 2 रखने पर। जब 2 लगाएंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4q प्लस 2। तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड लग जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2q प्लस 1। तो इसमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 कैसा हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सम। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ये वाला कैसा विषम, ये कैसा विषम पूर्णांक। तीसरा क्या बच्चा, r की वैल्यू कितनी लगाएंगे 3। तो r बराबर 3 रखने पर तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4q प्लस 3। इसमें भी जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा विषम पूर्णांक। कैसा हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि a धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो विषम पूर्णांक मेरा 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो हम नीचे लिख देंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। बस इस तरह से मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।